साल 2015 जब इंडियन सिनेमा ने विटनेस किया एक मिरेकल, एक ऐसी फिल्म जिसने हर सीमा को पार करने का साहस किया, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो क्षेत्र हो या फिर पैमाना। एक कहानी सम्मान, विश्वासघात और भाग्य की। एक कहानी जो सिर्फ इंडिया ने नहीं पूरी दुनिया ने सुनी। हर गली, हर मोहल्ले, हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक ही नाम था। ये बॉलीवुड नहीं, कॉलीवुड नहीं, टॉलीवुड नहीं, दिस वॉज इंडियन सिनेमा रीबॉर्न। दिस इज द स्टोरी ऑफ बाहुबली, एक फिल्म जिसने इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। साल 2025 में बाहुबली ने फाइनली कंप्लीट किए अपने 10 साल। 10 years of an epic never seen before। और 31 अक्टूबर 2025 को रिलीज होने वाली है बाहुबली द एपिक, एक कंबाइंड वर्जन दोनों फिल्मों का। एक मौका फिर से उस स्पेक्टिकल को स्क्रीन पे विटनेस करने का। तो इसी मौके पे लेट्स गेट बैक इन टाइम 10 years ago, रिविजिट करते हैं उस जर्नी को जिसने बाहुबली जैसे एपिक को जन्म दिया, और बात करते हैं कि कैसे एस राजामौली के स्पेक्टिकल ने इंडियन सिनेमा को एक नया चेहरा दिया। बाहुबली की कहानी की वन ऑफ द मोस्ट पिवटल कैरेक्टर है शिवगामी देवी। इनफैक्ट शी इज द फर्स्ट कैरेक्टर जिसे आप देखते हो जब फिल्म स्टार्ट होती है। वेल ये काफी पोएटिक है रियल लाइफ में भी, बिकॉज बाहुबली की जो कहानी की शुरुआत है वो ना ही बाहुबली ना ही भल्लाल देव से हुई, बल्कि शिवगामी देवी से ही हुई थी। वी विजेंद्र प्रसाद, फादर ऑफ एस राजामौली, जिन्होंने बाहुबली की कहानी लिखी है, उन्होंने इनिशियली सिर्फ एक कैरेक्टर का एक छोटा सा लेआउट क्रिएट किया था, एंड दैट वाज शिवगामी देवी। बेसिकली जो ओपनिंग सीन है वही उनकी कहानी थी कि कैसे शिवगामी एक बच्चे को बचाती है व्हाइल क्रॉसिंग अ रिवर। एंड देन उसे कुछ सालों बाद उन्होंने राजामौली सर को एक और कहानी सुनाई, कटप्पा के बारे में, एक वॉरियर जो ऐसे क्लैन को बिलोंग करता है जिनका जन्म ही अपने राज्य की सेवा करने के लिए हुआ है। लेकिन इन दो कैरेक्टर्स के लेआउट को सुन के राजामौली के अंदर का इंटरेस्ट स्पार्क किया और उन्होंने एक ज्यादा बड़ी कहानी बनाने का फैसला किया इन कैरेक्टर्स के बैकड्रॉप्स के अराउंड, जिसने बाहुबली के वर्ल्ड को जन्म दिया। फैंटेसी ऑथर ब्रैंडन सैंडरसन ने एक बात कही थी, All the stories have been told before। हमारे इंडियन सिनेमा में ओवर द टाइम महाभारत और रामायण वन ऑफ द मोस्ट अडेप्टेड लिटरेरी वर्क्स माने जाते हैं। कभी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, कभी डिफरेंट सेटिंग में सेम सिंबोलिज्म्स के साथ, लेकिन कई बार हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफर किए गए एक कथा के। बाहुबली वाज नो डिफरेंट। बाहुबली की कहानी इजिली महाभारत से कनेक्ट करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल बिज्जल देव, जो की इंस्पायर्ड है धृतराष्ट्र से, एक राजा जिसके अंदर एक डिसेबिलिटी है एंड जिस सिंहासन पे उसे बैठना था वो उसके छोटे भाई को दी गई। भल्लाल देव का कैरेक्टर जो की इंस्पायर्ड है दुर्योधन से, दोनों को ही उस राज्य का राजा बनना है जिसके हकदार वो नहीं है। दोनों ने खुली सभा में एक औरत का अपमान किया। दोनों ने ही ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी जिससे कि उनके भाई वनवास पे जाएं, और उस वनवास में रहते भी उन्होंने अपने भाई को मारने की कोशिश करी। बाहुबली का कैरेक्टर जो कि बेस है युधिष्ठिर और अर्जुन पे, धर्म के ऊपर अड़े रहना, वॉर टैक्टिक्स का ज्ञान, बो एंड एरो में एक्सपर्ट, वनवास पे जाना और अपने राज्य में अपने प्रजा के बीच पॉपुलर और ढेर सारा प्यार पाना, धर्म और अधर्म के बीच का एक युद्ध। लेकिन जो पर्सपेक्टिव राजामौली सर ने चूज किया, दैट मेड ऑल द डिफरेंस। जो बैकड्रॉप चूज किया उन्होंने इस कहानी को बताने के लिए, वो एंटायरली अलग था। उन्होंने एक पूरी नई दुनिया बनाई जिसमें माहिष्मती, कुंतल राज्य आते हैं, काले के जैसी सेना आती है, एक एपिक एंड लार्जर देन लाइफ वर्ल्ड। इनफैक्ट राजामौली सर का ये खुद का स्टेटमेंट है कि जो बाहुबली है वो उनका एक लिटमस टेस्ट है ये जानने के लिए कि वो महाभारत बनाने के लिए रेडी हैं या नहीं। एक प्रोजेक्ट जो राजामौली सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका अल्टीमेट गोल है। अब जो अगला चैलेंज था एस राजामौली के पास, वो था अपने इस वर्ल्ड को जीवन देना, क्योंकि द बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ बाहुबली वर इट्स स्पेक्टेकुलर विजुअल्स। माहिष्मती साम्राज्य से लेके वो पहाड़, वो घाटी, दोज एलिवेशन शॉट्स, वो वॉर सीन, ओवरऑल बाहुबली वाज अ विजुअल मार्वल जो इससे पहले विटनेस नहीं किया गया था। बट हाउ डिड एस राजामौली मेक इट हैपन? In terms of technical aspects, बाहुबली was a new milestone in Indian cinema, और इस milestone को क्रिएट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। टोटल 17 VFX कंपनीज, 600 प्लस VFX आर्टिस्ट ने मिलके इस फिल्म के विजुअल्स पे वर्क किया था। सिर्फ पहले ही पार्ट में अकेले 4500 VFX शॉट्स थे, जिनको रोटोस्कोपिंग, मैट पेंटिंग, क्रोमा रिमूवल, सेट एक्सटेंशन, 2D और 3D ट्रैकिंग जैसी टेक्निक से क्रिएट किया गया। एंड एट दैट टाइम इट वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ VFX शॉट्स एवर यूज्ड इन एन इंडियन मूवी, जिसमें माकुटा VFX जो कि मेन VFX पार्टनर थे इस फिल्म के, एंड उन्हीं के साथ थे फायरफ्लाई, प्रसाद EFX,
रेड चिलीज एंड बी रेंडर जैसी कंपनीज ने काम किया। अराउंड 110 एकड़ की जमीन अलॉट करी गई थी रामोजी फिल्म सिटी में, जिसमें माहिष्मती के सेट्स, वॉर सीन्स एटसेट्रा को कंस्ट्रक्ट किया गया था। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द फिल्म रामोजी फिल्म सिटी में ही शूट हुई थी एंड बाकी के लोकेशंस में इंक्लूडेड थे रॉक गार्डन आंध्र प्रदेश, अथिरापल्ली फॉल्स केरला, महाबलेश्वर एंड बल्गेरिया जहां पर ये स्नो वाला सीक्वेंस शूट हुआ था। 1 साल का प्री प्रोडक्शन, 2 साल की शूटिंग एंड 6 महीने का पोस्ट प्रोडक्शन। इनफैक्ट द हाईलाइट ऑफ द फर्स्ट पार्ट, द वाटरफॉल सीक्वेंस, अकेले उस पार्ट के लिए एस राजामौली ने 109 दिन लिए थे अप्रॉक्स। बेसिकली बाहुबली पार्ट 1 की शूटिंग का जो टोटल टाइम था उसका 1/3 अकेला सिर्फ इस सीक्वेंस में लगा था, क्योंकि राजामौली को हर हाल में ये सीक्वेंस उनके विजन के अकॉर्डिंग चाहिए था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस अपने आप में एक फिल्म का कैरेक्टर था। एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारे लेट कैरेक्टर शिवू की डेस्टिनी है उसे वहां तक ले जाने में ये वाटरफॉल सीक्वेंस एक पिवटल रोल प्ले करता है। फिल्म में जो बेहतरीन CGI लैंडस्केप हम देखते हैं, माहिष्मती का ओवरहेड शॉट एंड अदर प्लेसेस एटसेट्रा, इन सबको दिखाने के लिए ट्रेडिशनल 3D रेंडरिंग मेथड की जगह एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था जिसका नाम है लाइडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अभी इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप जो ये सीन देख रहे हो ये पूरा ये CGI है जिसको क्रिएट किया जाता है एक्चुअल सेट पे, जो छोटे छोटे हिस्से बनते हैं इसी लैंडस्केप के, उसको एज अ रेफरेंस यूज करके। जैसे ये देखो, ये प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन है एंड इसी को एज अ रेफरेंस यूज करके 3D सॉफ्टवेयर में पूरे महल को, आसपास की चीजों को मॉडल किया जाता है। ट्रेडिशनल 3D मॉडलिंग में ये सभी को पता है कि ये कैसे होता है। मैनुअली मॉडल्स को क्रिएट करना, जो लैंड है उसे स्केल के अकॉर्डिंग 3D मॉडल को मैप करना एटसेट्रा, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लाइडार टेक्नोलॉजी इस काम को बहुत ही कम समय में और बहुत ही एफिशिएंटली करता है। जो लाइडार सेंसर होता है उसे बेसिकली एक ड्रोन पे या जेट पे अटैच करके हाई एल्टीट्यूड से पूरे लैंड या बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स या जो भी चीजें होती हैं उसे स्कैन किया जाता है, जिससे कि इजीली उस रियल लोकेशन के 3D रेंडर्स क्रिएट होते हैं एंड ऐसे बड़े CGI शॉट्स क्रिएट करने में आसानी होती है। यही रीजन है कि माहिष्मती के CGI शॉट्स इतने लाइफ साइज और रियलिस्टिक फील होते हैं। ये मेथड कॉस्टली होता है लेकिन ट्रेडिशनल 3D मॉडलिंग के आधे टाइम में बेटर रिजल्ट्स देता है। ऑल्सो बाहुबली के दोनों पार्ट्स कंप्लीटली डिजिटल फॉर्मेट पे शूट किए गए थे, जिसमें ARRI Alexa XT कैमरा का यूज हुआ था, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड डिजिटल फिल्म मेकिंग कैमरा, अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन सिनेमा। इस कैमरे की खासियत है इसकी ARRI रॉ फॉर्मेट में शूट करने की कैपेबिलिटी। अब ARRI रॉ फॉर्मेट क्या होता है? वेल बेसिकली वो फॉर्मेट होता है जिसमें जो वीडियो शूट होती है वो टोटली अनप्रोसेस्ड होती है। इसका फायदा ये होता है कि पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसे कि व्हाइट बैलेंस, एक्सपोजर या कलर प्रोसेसिंग को पोस्ट प्रोडक्शन में चेंज किया जा सकता है बिना वीडियो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए। फिल्म में एनिमेटोनिक्स का भी बहुत अच्छा यूज किया गया है। एनिमेटोनिक्स होता है एक एनिमल या किसी भी क्रिएचर का एक प्रैक्टिकल और वर्किंग रोबोटिक मॉडल बनाना, जिसको फिर पोस्ट प्रोडक्शन में CGI से एनहांस किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली जुरासिक पार्क में यूज हुई थी डायनासोर्स को क्रिएट करने के लिए। इंडियन सिनेमा में रोबोट वाज द फर्स्ट फिल्म जिसमें एनिमेट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया गया था चिट्टी के स्केलेटन मॉडल के CGI के लिए। बाहुबली में इसको और बड़े स्केल पे इस्तेमाल किया गया। एलिफेंट, बुल और जो भी एनिमल्स हमें इस फिल्म में दिखते हैं उन्हें दिखाने के लिए इसका यूज किया गया था। फिल्म में वेपन्स डिजाइनिंग में बहुत ही एक्सटेंसिव वर्क हुआ था। टेक्सचर से लेकर मटेरियल तक हर एक माइन्यूट डिटेलिंग पे ध्यान दिया गया था। इनफैक्ट अगर आपने गौर किया हो तो इस फिल्म में जो वेपन्स हैं उनको एक कैरेक्टर के नेचर का एज अ रिप्रेजेंटेशन यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल बाहुबली हमेशा स्लीक और शार्प वेपन्स यूज करता है, जो कि उसके कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन है कि जिसको मारना है सिर्फ इसके ऊपर वार करना है और कोलैटरल डैमेज को अवॉइड करना है। वही भल्लाल देव एक स्विंगिंग गधे का यूज करता है जो उसके कैरेक्टर का रिफ्लेक्टिव है। उसके लिए जान लेना एक स्पोर्ट है, उसे कोलैटरल डैमेज की चिंता नहीं है। ही इज सिंपली अ क्रूअल बीस्ट। इवन एक न्यू लैंग्वेज क्रिएट की गई थी इस फिल्म के लिए जिसका नाम है किलिकी, जो कि कालेके ट्राइब यूज करते हैं। इसमें 750 शब्द और 40 ग्रामर रूल्स थे। दिस लैंग्वेज वाज क्रिएटेड बाय मदन कर्की। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि शायद आपको नहीं पता होगा कि बाहुबली 2 का जो इंटरवल सीन है जहां बाहुबली सिर्फ अपना नाम लेता है एंड द क्राउड गोस क्रेजी, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, हमें बाहुबली चाहिए। वेल इस सीन के बनने के पीछे पावर स्टार पवन कल्याण का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे? वेल बाहुबली 1 के ऑडियो लॉन्च में जब अदिति शेष, जिन्होंने भद्रा का रोल प्ले किया है, वो स्पीच दे रहे थे, उन्होंने एग्जैक्टली पवन कल्याण का नाम भी नहीं लिया शुरू में, सिर्फ उनकी फिल्म पंजा का नाम लिया एंड वहां का क्राउड पागल हो गया। अराउंड 1 मिनट तक नॉन स्टॉप चीयरिंग हुई। अदिति शेष को स्पीच पॉज करनी पड़ी एंड जब फाइनली उन्होंने पवन कल्याण का नाम लिया तो क्राउड चीयरिंग और ज्यादा लाउड हो गई। एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड इन द सीन ऑफ बाहुबली। ఒక మంచి రోల్ వస్తే బాగుండు అని ఒక హోప్లో ఉన్నాను. ఆ టైంలో నాకు పంజా ఫిల్మ్ వచ్చింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు పంజా ఫిల్మ్ ఇచ్చిన
నేను ఒకసారి చెప్పను. राइटर विजेंद्र प्रसाद ने खुद रिवील किया एक इंटरव्यू में कि ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंस है ये बाहुबली 2 के इंटरवल सीन का इंस्पिरेशन बना। जितनी ग्रैंड ये फिल्म है उतना ही ग्रैंड इसके पीछे की मेकिंग भी। एंड ऐसा नहीं है कि ग्रैंडियर वाज समथिंग जो राजामौली के लिए नया है, वो ऑलरेडी साबित कर चुके हैं ही इज द मास्टर ऑफ स्केल एंड इमोशंस। बट बाहुबली वाज समथिंग ही बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, समथिंग जो कि ग्लैडिएटर या लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसे ग्रैंडियर को राइवल करे, बट उसके बावजूद जो उसकी भाषा हो वो इंडियन स्टोरी टेलिंग की हो। तो राजामौली के इस ग्रैंडियर का इंडियन सिनेमा के फ्यूचर पे क्या इफेक्ट हुआ? बाहुबली से पहले जो इंडियन सिनेमा था वो भाषा और ज्योग्राफी से बटा हुआ था। बॉलीवुड डोमिनेट करता था नॉर्थ को, स्टार्स, सॉन्ग्स, ग्लैमर। साउथ सिनेमा अपने अपने रीजन में फरिश करता था। हर इंडस्ट्री के अपने हीरो, अपनी कहानी थी जो वहाँ की ऑडियंस के लिए बनती थी, लेकिन उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाती थी। 10 जुलाई 2015 बाहुबली द बिगिनिंग रिलीज हुई और एक कल्चरल अर्थक्वेक देखने को मिला। ये फिल्म टोटल 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम एंड कन्नडा। एंड पहली इंडियन फिल्म बनी जिसने ग्लोबली 600 करोड़ क्रॉस किए। इवन द हिंदी वर्जन जिसने एक्सपेक्टेशन सरपास किए और अकेले 100 करोड़ का कलेक्शन किया, हाईएस्ट एवर फॉर अ नॉन हिंदी फिल्म। अब जो विजुअल स्पेक्टिकल ये फिल्म थी उसने तो सबको हैरान किया ही किया, लेकिन पूरे देश को सिर्फ एक सवाल से यूनाइट कर दिया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये सिंगल लाइन एक वायरल सेंसेशन बन गई। मीम्स, वीडियोस, डिबेट्स, डिस्कशन, थ्योरीज, जिसने बाहुबली को एक पॉप कल्चर इवेंट बना दिया। इस फिल्म ने एक चीज साबित कर दी कि जो सिनेमा है वो भाषा से नहीं बल्कि इमोशन से यूनाइट होगा। फिर उसके बाद 2 साल के इंतजार के बाद ऑडियंस को फाइनली उनके सवाल का जवाब मिला। अप्रैल 28, 2017 बाहुबली 2 द कंफ्यूजन। और हिस्ट्री ने फिर से खुद को रिपीट किया, बस इस बार और बड़े पैमाने पे। बाहुबली 2 पहली इंडियन फिल्म बनी जिसने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का कलेक्शन किया। ग्लोबली 9000 थिएटर्स में इसकी स्क्रीनिंग हुई और रशिया और जापान और चाइना जैसे देशों में इसकी ग्रैंड प्रीमियर 10 दिन के अंदर 500 करोड़। हर रिकॉर्ड, हर बेंचमार्क सबको रीराइट कर दिया। और ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं थी बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन था। पहली बार एक साउथ की फिल्म नेशनल सिनेमा को ड्राइव कर रही थी, ना कि उसको फॉलो कर रही थी। बाहुबली इंडियन सिनेमा को एक नए फेज की ओर ले गई। पैन इंडियन फिल्म कॉन्सेप्ट को इस फिल्म ने पॉपुलराइज किया। एक कहानी जो बनती सिर्फ एक भाषा में है लेकिन डिजाइन पूरे नेशन के लिए की जाती है। केजीएफ से लेके पुष्पा से लेके कांतारा, हर फिल्म मेकर अपनी कहानी को अपने क्षेत्र से बाहर ले जाने की पहल करने लगे। स्टूडियोज ने वीएफएक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। अलग अलग लैंग्वेजेस में फिल्म की मार्केटिंग स्टार्ट हुई। फिल्म रिलीज को एक नेशनल इवेंट की तरह ट्रीट किया जाने लगा। इवन हॉलीवुड टुक नोटिस। कुछ मेजर इंटरनेशनल क्रिटिक्स ने बाहुबली के एम्बिशन को गेम ऑफ थ्रोन्स या एलओटीआर से कंपेयर किया। और इन सब के कोर में था एक इंसान का अडिग विश्वास, एसएस राजामौली। उन्होंने किसी ट्रेंड को चेज नहीं किया, उन्होंने खुद ट्रेंड बनाया। उनका स्टोरी टेलिंग मंत्रा सिंपल है कि एक स्पेक्टिकल इमोशंस के बिना कुछ नहीं है। एंड दैट्स व्हाई बाहुबली वर्क्स। सिर्फ सीजीआई और वीएफएक्स की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि हर बलिदान, हर आंसू, हर विजय हमने महसूस किया। राजामौली ने दिखाया कि इंडियन सिनेमा भी ग्लोबल इंडस्ट्री से कंधे से कंधा मिला के चल सकती है। फिल्म मेकर से लेके ऑडियंस तक को एक कॉन्फिडेंस आया कि ऐसी कहानियां जो हमारे इंडियन कल्चर में रूटेड हैं वो भी ग्लोबल रिस्पेक्ट कमांड कर सकती हैं। आज के डेट में उनकी फिल्म्स लॉस एंजलिस, टोक्यो और टोरंटो में स्क्रीन होती है और उनका नाम वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट डायरेक्टर की लिस्ट में आता है। आज 10 साल बाद भी माहिष्मती की गूंज ताजी है। हर उस एम्बिशियस कहानी के पीछे, हर उस फिल्म मेकर के पीछे हु डेयर्स टू ड्रीम। बिकॉज बाहुबली ने सिर्फ इंडियन सिनेमा नहीं बदला, उसने बदल दिया वो तरीका जिससे इंडियन सिनेमा ड्रीम कर सकता है। और उन हजारों ड्रीम्स के पीछे एक ड्रीम, एक विजन, एक नाम, एसएस राजामौली। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक बटन हिट करना और हाई पॉइंट्स देना मत भूलना। और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। और ऐसी और वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग द फ्लिक्स सर्कल। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। We'll see you guys in the next video and thanks for watching.